हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रिलेशन का क्लास 12 का लेक्चर नंबर 2 और लास्ट लेक्चर में अपन ने ये देख लिए थे, ऑलरेडी कवर कर लिए थे कि रिलेशन का कंप्लीट थ्योरी क्या था। उस चीज को आप देख लिए होंगे लेक्चर 1 को। अगर लेक्चर 1 नहीं देखे तो आप लेक्चर 2 मत देखिए, या फिर अगर आपको सारे कहानी पता है तो तभी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज बात करते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, है ना। कुछ क्वेश्चंस बेसिकली जितने प्रकार के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं इस चैप्टर के लिए, वो सारे मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो चुटपुट चीजें रह जाएंगे पूरा शीट में, वो आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद वो कहानी जो है वो हमारा लेक्चर 3 पे अपन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि कुछ क्वेश्चंस की, तो फटाफट आप पुराना चीज जो है उसको रिवाइज कर लीजिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या, डेफिनेशन क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्योरम्स क्या क्या था, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या है, पार्टीशन क्या है, पार्टीशन से कैसे इक्विवेलेंस क्लास में रिलेशन निकालोगे, इक्विवेलेंस रिलेशन से कैसे पार्टीशन निकालोगे, क्लासेस निकालोगे, वो सारे कहानी जो है वो प्रॉपर्ली देख लो। ठीक है, अभी अपन प्रॉपर्ली क्वेश्चन में फोकस करते हैं क्योंकि समय काफी कम है आज मेरे पास। ठीक है, लेट ए रिलेशन R1 ऑन द सेट capital R real numbers defined as a comma b belongs to R1 implies and implied 1 plus ab greater than 0 for all a comma b belongs to R, show that R1 is reflexive symmetric but not transitive। ये बताना है कि ये जो रिलेशन उन्होंने डिफाइन करके दिया है वो एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव अब अगर आपको प्रूफ करना है तो आपको क्या प्रूफ करना है कि सेम टाइप के एलिमेंट उधर मिल जाएगा। यानी कि अगर रिफ्लेक्सिव होता है रिलेशन तो a ए वाले ऑर्डर्ड पेयर इधर बिलोंग करेंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? a ए वाले ऑर्डर्ड पेयर इधर बिलोंग करेंगे। अभी a ए वाले ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या है? a ए वाले ऑर्डर्ड पेयर मतलब a और b दोनों के दोनों इक्वल है। a ए समझ में आ रहा है ना? बस उतना सा अगर रिलेशन में बिलोंग करता है तब और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बाकी और कुछ है या नहीं उसमें रिफ्लेक्सिव नहीं सोचता है, उसमें आइडेंटिटी सोचता है। समझ में आ रहा है ना? रिफ्लेक्सिव में उससे कोई लेना देना नहीं है, वो बस अपना कंडीशन देखता है। अगर a बिलोंग्स टू R1 हो गया तब उसको सब कुछ मिल गया, वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा तुरंत और कोई दिक्कत नहीं है। बट आइडेंटिटी नहीं बनेगा। आइडेंटिटी बनने के लिए ये भी देखना पड़ेगा कि a ही ओनली होना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? उसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। ठीक बात है। तो अपन सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करके देखते क्या है। अभी बोर्ड एग्जाम में अगर आंसर कर रहे हो आपको कुछ लिखना भी पड़ेगा अच्छे से। ठीक है ना? तो पहले आप गिवन रिलेशन जो है उसको अच्छे से लिख लो। गिवन रिलेशन इज क्या है? a, b belongs to R1 implies and implied 1 plus ab greater than 0 for all a, b belongs to क्या? रियल नंबर्स। समझ में आ रहा है? ये है आपका रिलेशन। अभी अगर सबसे पहले आप इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे तो आपको क्या करना होगा? रिफ्लेक्सिव निकालना है ना सबसे पहले। तो आप देख रहे होंगे कि थ्योरम में जब अपन प्रूफ कर रहे थे तो अपन रिफ्लेक्सिव जब भी चेक कर रहे थे तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी इस प्रकार की चीज लिख रहे थे। तो रिफ्लेक्सिविटी अगर आप चेक कर रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो? रिफ्लेक्सिविटी आप निकालो। समझ आ रहा है मेरी बात? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करने के लिए अगर रिफ्लेक्सिविटी हो रहा है तो प्रूफ करना पड़ेगा, अगर नहीं हो रहा है तब आप एक काउंटर एग्जांपल देकर के शो कर सकते हो। बट अगर हो रहा है तो प्रूफ करना पड़ेगा। अगर प्रूफ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि a बिलोंग्स टू R1 ये दिखाना पड़ेगा। और a बिलोंग्स टू R1 दिखाने के लिए ये डायरेक्टली हवा से तो कहीं से निकाल के नहीं लिख के आ पाओगे ना। तो a बिलोंग्स टू R1 अगर अपने को प्रूफ करना है तो अपन क्या करेंगे? सबसे पहले इसके पास जाएंगे, यानी कि 1 प्लस a स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दिखाना पड़ेगा। 1 प्लस a स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 हो गया तो a बिलोंग्स टू R1 होगा। ये पक्की बात है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आपको इंप्लाइज एंड इंप्लाइड, अच्छे से दिख रहा होगा इंप्लाइज एंड इंप्लाइड। अगर ये होता है तो ये भी होगा। समझ में आ रहा है ना? तो आप सोचो 1 प्लस a स्क्वायर कैसे पॉजिटिव दिखाओगे? समझ में आ रहा है ना? 1 प्लस a स्क्वायर पॉजिटिव तभी होगा जब a एक प्योरली रियल नंबर होगा। समझ आता है? और a भी यहाँ पे रियल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बात बन गया। सबसे पहले a एक एलिमेंट मान लो जो कि एक प्योर रियल नंबर है। समझ में आया ना? लेट a be any arbitrary element, a be any arbitrary element, ठीक है, where a belongs to real। समझ में आया? where a is a real number। समझ में आ रहा है? अगर a is a real number है तो अपन क्या बोल सकते हैं? therefore, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो as a belongs to R, so a स्क्वायर जो होगा वो हमेशा क्या होगा? रियल नंबर का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है ना? अगर मैं इधर 1 ऐड कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर चाहिए,
तो वो नॉन नेगेटिव नहीं रहेगा, तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? वन अगर ऐड कर देता हूं, अच्छा दोनों तरफ अगर वन ऐड कर रहे हो तो इधर भी 0 + 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये 1 + a² जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और जिसको मैं इंप्लाई देकर के ये बोल सकता हूं कि 1 + a² इज ग्रेटर देन 0। ठीक बात है? 1 + a² ग्रेटर देन 0 को कहानी को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, 1 + a * a ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल। समझ में आ रहा है ना? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल। तो यहां से आपको जो ये कंडीशन है वो पूरा मिल चुका है, 1 + a * a ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल। तो डायरेक्टली आप यहां से क्या लिख सकते हो, देयरफॉर a, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किसमें हो जाएगा, अगर 1 + a भी ग्रेटर देन 0 है तो a, b बिलोंग्स टू R1 है। अगर 1 + a को a * a ग्रेटर देन 0 है तो a, बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा। ठीक है? उस जगह से आप ये लिख सकते हो, देयरफॉर R1 इज क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R1 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है? तो इस जगह से आपका रिफ्लेक्सिविटी जो है वो प्रूफ हो जाता है। अगला बारी आपका सिमेट्रिसिटी का, अगला बारी आपका सिमेट्रिसिटी का। ठीक है? अगर मैं सिमेट्रिसिटी के बारे में बात करूं तो आप जानते हो कि एक सिमेट्रिक रिलेशन को अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं। अगर रिलेशन सिमेट्रिक होता है तो सबसे पहले कंडीशन आता है, फिर आउटपुट आता है। कंडीशन ये बोलता है कि अगर a, b है तो b, a होना पड़ेगा। a, b को पहले होना पड़ेगा तभी b, a का टेस्टिंग होगा, अदरवाइज कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? तो अगर a, b होना पड़ेगा तो अपन पहले एज्यूम करेंगे कि a, b है उसमें। अगर a, b है तब जाकर के b, a के ऊपर बातचीत करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो अपन पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट a, b बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। a, b बिलोंग्स टू R1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? a, b बिलोंग्स टू R1 अगर है तो ये पक्की बात है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल लिख देते हैं। ठीक है? तो ये पक्की बात है, अगर a, b बिलोंग्स टू R1 है तो ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइड है, तो 1 + a b ग्रेटर देन 0 होगा ना भाई? 1 + a b ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा है? ये भी क्या हो जाएगा, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल। क्लियर है? चलो, तो उसके आगे अपन क्या लिख सकते हैं, 1 + ab को 1 + ba लिख सकते हैं, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। समझ में आ रहा है? तो 1 + b अगर ग्रेटर देन 0 है तो b, ab क्या होगा, R1 में होगा। आप बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चलेगा? मैं बोलूंगा डेफिनेशन ही तो वो बोल रहा है कि 1 + b के जगह पे अगर a आ गया और a की जगह पे अगर b आ गया तो यहाँ पे भी b, a होगा। ठीक है? ये कहां से आएगा, ये ट्रू दिखाने के लिए ब्रैकेट में लिखेगा बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, R1। ये सब नहीं लिखेगा ना, नंबर काटेगा, पहले बता रहा हूं। बाद में बोलेगा सर पूरा आंसर करके आया था, 100 में 100 मिलेगा तो सोचा था, बट लेकिन 94 मिला है। क्यों मिला है ढूंढो, छांट के निकालो तो पेपर में तो मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? गणित ही है, दूसरा कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि कुछ भी अपना फीलिंग्स डालोगे तो नंबर मिल जाएगा। इधर एक का भी इधर उधर हो जाता है, नंबर काटने का पूरा जगह होता है। ठीक है? और मास्टर अगर उस टाइप का है तो काटेगा ही काटेगा, वो क्यों छोड़ेगा भाई, काटना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? तो a, b बिलोंग्स टू R1 अगर है तो आपको ये मिल चुका है कि b, a जो होगा वो भी क्या होगा, R1 पे है। समझ में आ रहा है ना? तो अब यहां पे ये इंप्लाई करा सकते हो ना, देयरफॉर a, b बिलोंग्स टू R1, a, b बिलोंग्स टू R1 implies b, a belongs to R1 for all a, b belongs to real। समझ में आ रहा है? for all a, b belongs to real, ये ट्रू हो गया। समझ में आ रहा है ना? therefore R1 जो होगा is a क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। समझ में आ रहा है ना? R1 is a symmetric रिलेशन हो गया। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? अभी लास्ट हिस्सा आता है आपका, और वो क्या है आपका, ऑब्वियसली वो क्या है, ट्रांजिटिविटी है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो आपने देख लिए होंगे, आपका शीट में ही ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है? तो मैं इधर थोड़ा जगह नहीं है तो इधर लेने का कोशिश कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इस चीज को। ठीक है? तो देख लेते हैं अभी। तो ट्रांजिटिविटी अगर अपन प्रूफ करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, तो इधर लिख देंगे पहले ट्रांजिटिविटी। अभी ट्रांजिटिव तो नहीं है बोल के दिया है, आप बोल के दिया है। देखो यहाँ पे शो दैट बोल के आपका काम तो आधा कर दिया, बोला है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, प्रूफ करो, प्रूफ कर दिया, और ट्रांजिटिव नहीं है प्रूफ करो। अगर ट्रांजिटिव नहीं है प्रूफ करना है तो एक काउंटर एग्जांपल से प्रूफ कर देंगे तो वो मोर देन एनफ है। अगर किसी चीज को फॉल्स दिखाना है तो एक आध एग्जांपल दे दो तो वो फॉल्स प्रूफ हो जाता है। बट अगर ट्रू है तो दुनिया के सारे वैल्यूज के लिए वो ट्रू है, वो दिखाना पड़ता है, इसलिए प्रूफ करना होता है ट्रू के केस में। बट फॉल्स के केस में वन काउंटर एग्जांपल इज मोर देन एनफ।
बट अगर मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे आपको शो डेट ना बोल के एग्जामाइन करने बोलता तो आप फंस जाते पूरे तरीके से। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी ना कभी आपके सामने एग्जामाइन का क्वेश्चन आ ही जाएगा डिफिकल्ट कराने के लिए। ठीक है, उसी क्वेश्चन को अगर एग्जामाइन में दे दूं तो आप फंस जाओगे, आपको पहले से आंसर नहीं पता, हमेशा गलती होने का एक डाउट मन में पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, सबसे पहले आप अपना बेसिक आइडियाज को यूज करके पहले रफ में उसको टेस्ट कर लो कि क्या वो रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। ठीक है, रफ में किसी भी जगह पे उसको चेक कर लो पहले, चेकिंग मार्क्स एग्जामिन करने के लिए क्वेश्चन का आंसर बनाने से पहले चेक कर ले। अदरवाइज आंसर लिखने के बाद कुछ कर लिया फिर काटना वटना पड़ जाएगा, वो लफड़ा है ना भाई। इसीलिए मैं जैसे करता हूँ मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैं अपने टाइम में ऐसे ही करता था, जब एग्जामिन करना होता है तो मैं रफ में कुछ कैलकुलेशन करके चेक कर लेता था कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव समझ में आ रहा है। उसके बाद मेरे को जब आंसर पता चल गया तो मैं प्रॉपर्ली आंसर बनाऊंगा ऐसे पेपर में, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जेई में तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने। चलो ट्रांजिटिव के बारे में हमें क्या सोचना है। अभी आपका रिलेशन जो है वो है 1 + ab greater than 0, सॉरी इट्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अभी आपको ऐसा कोई a, b, अभी ट्रांजिटिव का कंडीशन भी बड़ा अजीब सा है कि a, b, c दोनों को ट्रू होना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि a, c ट्रू नहीं है, क्योंकि हमें तो प्रूव करना है ना कि ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा दो ऑर्डर पेयर आपको सेलेक्ट करना होगा पहले कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, और जहां पे पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट और आखिरी एलिमेंट का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो इसको सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, तो ऐसे किस प्रकार की क्या ऑर्डर पेयर दिखा सकते हो आप, पहले आपको सोचना पड़ेगा। वही आपको सोचना है, यहाँ पे सोचिए अच्छे से, वही आपको यहाँ पे सोचना है। अगर मैं ऑर्डर पेयर सोचने जाऊं तो क्या ऑर्डर पेयर सोच सकता हूं, a, b और b, c टाइप का सोचना है। सोचना किस प्रकार का है, a, b और b, c। ठीक है, सोचना क्या है, a, b और b, c। एक तो नेगेटिव डालना पड़ेगा, जरूरी है, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, तो अपन कुछ इस प्रकार से सोच सकते हैं ना, 1 0 मान लेते और 0 -2 मान लेते। हाँ, कोई देखो सेकंड वाले को, सी वाले को ना आप नेगेटिव में ज्यादा रखो तो फायदे में ज्यादा रहोगे। समझ में आ रहा है ना, a, c जब करोगे, मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, मैं मान लेता हूं we observe that, लिख दो, we observe that, क्या ऑब्जर्व किया भाई हमने, 1, 0 जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग कर रहा है R1 पे, बिलोंग कर रहा है, कर रहा है ना R1 पे। क्यों, क्योंकि 1 + 1 × 0 इज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और अगर ये a, b है तो दूसरा वाला भी b से स्टार्ट होना पड़ेगा, यानी कि 0 से स्टार्ट होना पड़ेगा। तो अब तो ab का आंसर 0 आ जाएगा, वो तो पक्का है, बट उसके साथ अगर लेना चाहता है तो कितना बड़ा नेगेटिव लेगा उतना फायदे में रहेगा ना, उतना, क्योंकि अगले वाले पे तो a × c आने वाला है, तो a × c जितना बड़ा नेगेटिव होगा ये फॉल्स होने का उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा, उस चीज को फील करोगे। ठीक है, तो 0, में सफिशिएंट है, -2 लेने से काम चल जाएगा। 0, -2 भी क्या है, R1 पे बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिकॉज 1 + 0 इज ग्रेटर देन 0। समझ में आया ना। ठीक है, बट आप लिखोगे, बट ये देखो 1 0 R1 पे है, 0 -2 R1 पे है, बट 1, -2 जो ऑर्डर पेयर आपको दिख रहा है वो डज नॉट बिलोंग टू, क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिकॉज देखना 1 + 1 × -2 कितना हो जाएगा, -2, तो 1 - 2 -1 आएगा, क्या -1 0 से बड़ा है, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है ना, तो यहां से अपने को पता चलता है कि ये दोनों बिलोंग कर रहा है, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है, देयरफॉर R1 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन, R1 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है, इस प्रकार से आपने पूरी कहानी को पूरा क्या कर दिए, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा पहला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उधर कहानी क्या बोल रहा है। तो इस चीज को इरेज करो, इस चीज को इरेज करो। सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, पढ़ते जाओ, अपन इरेज करते करते अपन पढ़ते हैं। x, कैपिटल X एक साइड बना करके दिया है 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, R1 बोलता है एक रिलेशन है on capital X given by R1 बराबर x, y such that x - y is divisible by 3 and R2 is another relation on X given by R2 बराबर x, y such that x, y का जो सेट है वो इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, इसका सबसेट है, show that R1 और R2 बराबर है। भाई ये तो टाइप्स ऑफ रिलेशन का क्वेश्चन नहीं हो गया, ये एक जनरल बेसिक रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, जो कि बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रिलेशन में आप दूसरे किसी जगह पे देखोगे नहीं। ठीक है, तो कहानी का मतलब क्या है कि अगर मैं रिलेशन हकीकत में क्या है, देख
रिलेशन अपने आप में क्या होता है, एक सेट ही होता है हमेशा, होता ही नहीं होता है। रिलेशन अपने आप में क्या होता है, हमेशा एक सेट ही होता है, होता ही नहीं होता है, होता है ना, बराबर होता है, सेट होता है। तो रिलेशन अगर अपने आप में एक सेट है तो आप जानते हो कि दो सेट इक्वल कब होता है, दो सेट आप तभी इक्वल बोल पाओगे जब पहला सेट दूसरे वाले का सबसेट होगा और दूसरा सेट पहले वाले का सबसेट होगा। ठीक बात है। उसी केस में आप बोलते हो ना कि दो सेट जो है वो इक्वल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो रिलेशन भी तो बेसिकली एक सेट ही है, नहीं आ रहा है क्या? उस सेट का एलिमेंट्स ऑर्डर करके फॉर्मेट में आता है वो अलग बात है, बट अपने आप में रिलेशन तो एक सेट ही कहलाएगा ना भाई, नहीं आ रहा है। चलो कंडीशन प्रोडक्ट क्या है, सेट है, तो उसका सबसेट भी क्या होगा, सेट होगा। तो रिलेशन अगर एक बेसिकली एक सेट ही है तो अपन ये सोच सकते हैं ना कि सर ने बोला है कि दो रिलेशन को इक्वल प्रूव करना है, तो सेट का कांसेप्ट तो चलेगा। यानी कि सिंपल सा लॉजिक है कि R1 को R2 का सबसेट बताना है और R2 जो है उसको क्या बताना है, R1 का सबसेट बताना है, काम निपट जाएगा वहीं से। समझ में आ रहा है ना। R1 अगर R2 का सबसेट हो गया और R2 अगर R1 का सबसेट हो गया तो काम वहीं से ही तो खल्लास है। समझ में आ रहा है ना। तो बेसिकली आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, आपको यहां से बेसिकली ये प्रूफ करना है कि R1 R2 का सबसेट प्रूफ कर दो और R2 रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव का क्वेश्चन नहीं है ये। R1 R2 का सबसेट प्रूफ कर दो और R2 को R1 का सबसेट बता दो। ठीक है, तो कैसे बता सकते हो देख लेते पहले, ठीक है ना। अभी देखो, अभी R1 और R2 अपने आप में तो इक्वल है, बट पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं R1 का और R2 का। वो क्या है, वो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये तो कंफर्म है देख कि R1 भी ए रिलेशन ऑन X, कैपिटल X में अगर R1 एक रिलेशन है X सेट के ऊपर तो डेफिनेटली R1 इज ए सबसेट ऑफ X क्रॉस X। समझ में आ रहा है ना। हियर आप लिख सकते हो गिवन रिलेशंस आर, क्या दिया हुआ है भाई, पहला रिलेशन R1 जो कि है x, y such that x minus y is divisible by 3। ठीक है, और दूसरा R2 है another relation on capital X, x, y such that set of x, y is a subset of 147, या तो set of x, y is a subset of 258, या तो set of x, y is a subset of 369। ठीक बात है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां तक है आपका कहानी। ठीक है, अभी R1 और R2 जो है ना वो क्या है, इक्वल आपको दिखाना है। समझ में आ रहा है, किस प्रकार से दिखाना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आप इतना सा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हो R1 और R2 और X का रिलेशन में। ठीक है, लिख सकते हो एज R1 and R2 both are two relations on capital X, therefore ये बोल सकते हैं कि R1 जो होगा वो भी X क्रॉस X कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा। ठीक है ना, X क्रॉस X कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होगा, और R2 जो है वो भी कैपिटल X क्रॉस कैपिटल X का एक सबसेट होगा, है ना, बराबर सबसेट होगा। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। अभी आते हैं हम अपना पॉइंट पर। अपना पॉइंट क्या है कि R1 R2 को बराबर दिखाना। R1 है x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3, तो R1 R2 को अगर बराबर दिखाना है तो R1 को R2 का सबसेट बताना होगा और R2 को R1 का सबसेट बताना होगा। तो सबसे पहले R1 को R2 का सबसेट कैसे बताएं, A B का सबसेट कब होगा, जब x बिलोंग्स टू A मान करके अपन ये बताते हैं कि x जो है वो B पे भी है। अगर x एक एलिमेंट है जो A सेट में प्रेजेंट है और ये इंप्लाई करता है कि x जो एलिमेंट है वो B सेट में भी प्रेजेंट है, तो A B का क्या हो जाएगा भाई, सबसेट हो जाएगा। समझ आता है नहीं आता है, A B का सबसेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर A B का सबसेट हो जाता है तो अपन यहां पे क्या सोच सकते हैं, देखो लेट, ध्यान से देखना, लेट अपन सबसे पहले मान लेते हैं x, y, लेट x, y सबसे पहले मानेंगे बिलोंग्स टू क्या, R1 सेट का कोई भी एक एलिमेंट है x, y, और प्रूफ करेंगे वही x, y कहां पे है, R2 पे भी है। समझ में आया। अगर x, y R1 पे है तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस y इज डिविजिबल बाय क्या, 3। ये कैसे लिख पाए हम, बाय डेफिनेशन ऑफ R1 रिलेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, R1। समझ में आ रहा है ना, x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3।
अब ये ध्यान से देखो, अगर x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 है तो क्या मैं x कोमा y को लिख सकता हूं, क्योंकि x कोमा y कहां का एलिमेंट होगा, फॉर ऑल x कोमा y, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड y बिलोंग्स टू भी क्या, कैपिटल X, x कोमा y दोनों के दोनों तो इस सेट का एलिमेंट होगा, क्योंकि r1 इसमें डिफाइन हो रहा है, r2 भी इसमें डिफाइन हो रहा है, तो इसके बाहर थोड़ी ना जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर r1 और r2 दोनों इसमें डिफाइन हो रहा है तो x कोमा y जो ऑर्डर पेयर का जो दो एलिमेंट है वो इन 9 एलिमेंट्स को छोड़ के और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इन 9 एलिमेंट्स को छोड़ करके अगर कुछ हो नहीं सकता है तो x कोमा y अगर पॉसिबल सेट में बनाने का कोशिश करो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्या आएगा कंडीशन, खुद एक बार सोचने की कोशिश करो ना, क्या आएगा। अगर मैं 1 लेना चाहता हूं ले सकता हूं, 3 अगर लेना चाहता हूं क्या ले सकता हूं, 1 के बाद 2 नहीं ले पाएगा, 1 अगर पिक कर लेता है तो 2 नहीं ले पाएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिफरेंस 3 से डिविजिबल कब होगा, जब 4 आएगा, 4 हो सकता है, फिर 5 6 नहीं हो सकता, 1 के साथ बोल रहा हूं, फिर 5 6 नहीं हो सकता, 5 6 नहीं हो सकता है तो कौन होगा, 7 होगा, क्योंकि डिफरेंस 6 आएगा, -6 आएगा, डिविजिबल बाय 3 रहेगा, फिर 8 9 नहीं हो सकता, 10 होगा, और 10 तो यहां पे है ही नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये बन गया, ठीक है, ये एक सेट बन गया। अगर मैं x y को यहां पे बिलोंग कराता हूं तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा, यानी कि x माइनस वाई डिविजिबल बाय 3 होगा। दूसरा पॉसिबल सेट अगर आप 2 से स्टार्ट करो तो सिमिलरली 5 लोगे और उधर 8 लोगे और तीसरा क्या हो जाएगा 3 और इधर 6 और इधर 9, और कोई पॉसिबिलिटीज बनता ही नहीं, समझ में आ रहा है ना, और कोई पॉसिबिलिटीज बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3 है तो अपन बोल सकते हैं ना कि x y जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, या तो 1 4 7 का सबसेट होगा, ठीक है, और x y जो सेट होगा वो किसका सबसेट होगा, 2 5 8 का सेट होगा, समझ में आ रहा है ना। या फिर अगर x y का अगर मैं बात करूं तो किसका सेट होगा, 3 6 9 का सेट होगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा आपका x y का सेट, इन तीनों सेट्स का सबसेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अभी अगर मैं बात करूं आगे का कहानी तो अपन क्या सोच पाएंगे, यहां से देखो जरा ध्यान से कि x y इन तीनों का सबसेट हो गया, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन अपने आप में कौन बता रहा है, यही डेफिनेशन तो खुद कौन है, R2 है। तो अगले लाइन पे मैं यही लिख सकता हूं ना, इंप्लाइज x y बिलोंग्स टू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R2, ब्रैकेट में लिख देना फॉर बाय डेफिनेशन ऑफ क्या, R2, काम खत्म, समझ में आ रहा है ना। देयरफॉर R1 जो हो जाएगा वो किसका सबसेट हो जाएगा, R2 का एक सबसेट हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लो, समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का। अभी आपको R2 इज अ सबसेट ऑफ R1 दिखाने के लिए R2 पे कोई एलिमेंट मानना पड़ेगा, कोई ऑर्डर पेयर मानना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि वो R1 पे भी है। तो कन्वर्सली आप क्या मानोगे, x y बिलोंग्स टू R2, गलत है भाई, मेरे हिसाब से गलत है, मैं बोल के दे रहा हूं, तू सेट का जो भी प्रॉब्लम वगैरह करके आया ना पहले, वो मेरे हिसाब से गलत होता है, क्योंकि अगर एक ऑर्डर पेयर को आप R1 में मान चुके हो ऑलरेडी तो दूसरे वाले को क्यों R1 पे मानोगे, और कोई दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं क्या दुनिया में खत्म हो गया क्या, एक कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन पैदा हो जाता है ना। तो इसीलिए आप साइड में प्रूव कर देते हो बाई कंडीशनल लगा करके, ये सब मेरे को समझ नहीं आता है, बट अगर आप तरीके से करना चाहते हो तो इस प्रकार से बेहतर है मेरे ख्याल से। आप दूसरा ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो और मान लो कि दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो कहां पे है, R2 पे है, समझ में आ रहा है ना। इधर भी x y मत लिखिएगा, ठीक है, x y ऑलरेडी वहां पे यूज हो चुका है। तो a b जो अगर आप इधर भी मान रहे हो R1, इधर भी मान रहे हो R2, तो पहले से आप कंसीडर करके बैठ गए कि x y ऑर्डर पेयर दोनों जगह पे प्रेजेंट है, समझ में आ रहा है ना। अगर दोनों जगह पे प्रेजेंट है तो क्या जरूरत है उसका। कन्वर्सली लेट a b बिलोंग्स टू R2, ठीक है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल X एंड b बिलोंग्स टू कैपिटल X, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। चलो अभी अगर a b R2 में है तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से कि a b जो सेट होगा वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ R2 या तो इसका सबसेट होगा, या फिर a b जो सेट होगा वो 2 5 8 का सबसेट होगा, ठीक है, या फिर a b जो सेट होगा वो किधर का होगा, 3 6 9 का सबसेट होगा, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्या लिख सकते हो, बाय डेफिनेशन ऑफ R2, ठीक है। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, अगर a b सारे के सारे इधर का सबसेट है, इधर का सबसेट है, इधर का सबसेट है, तब तो ये पक्का है कि अगर इधर का एलिमेंट है तो a b, अगर a b किया तो सारे के सारे इधर का ही एलिमेंट होंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना आपको कि a b इस प्रकार से डिजाइन हो गई ताकि उनका डिफरेंस तो कंफर्म क्या आएगा, 3 से डिविजिबल आएगा। a b इज डिविजिबल बाय क्या बोल सकते हो, 3 बोल सकते हो, समझ में आया। और इसके अगले लाइन पे अपन क्या डाल देंगे कि a b बिलोंग्स टू क्या, R1 by definition of क्या, R1,
क्योंकि R1 ये बोलता है कि अगर a माइनस बी डिविजिबल बाई 3 है ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर तो वो मेरा हिस्सा है, यानी कि मेरा एलिमेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहां से अपने को ये पता चल गया कि R2 जो होगा वो भी R1 का एक सबसेट होगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन दे दो आप। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, क्या हो जाएगा, R1 अगर R2 का सबसेट है और R2 अगर R1 का सबसेट है तो R1 बराबर क्या। ठीक है, वैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आने का तो चांसेस बहुत कम बनता है, बट फिर भी अगर किसी बार अगर पूछ लेता है पेपर को ज्यादा डिफिकल्ट बनाने के लिए तो आप कर सकते हो, मना तो नहीं कर सकते ना, तब थोड़ी ना चिल्लाओगे। आप टीचर चिल्ला सकते हैं कि सिलेबस के बाहर का सिलेबस पूछ लिया, ये कर लिया, पूछ लिया, बट अगर रिलेशन सिलेबस में है तो ये पूछने का हक नहीं है बोर्ड को, बिल्कुल है। ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो तैयार होकर के जाओ तो बेहतर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, सारे प्रकार के क्वेश्चन करके जाओ तो फायदे में रहोगे। चलो आगे के बारे में सोच सकते हैं ना। नंबर 3, वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलो रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, देख लेते भाई क्या है क्या नहीं है ना। पहला सवाल, ठीक है, इतना कुछ लिखने नहीं वाले, लिखना मैंने बता दिया ऑलरेडी और बताएंगे ना, एक क्वेश्चन आएगा x और ये तो चेक करना है, बस चेक कर देते हैं ऐसे। x और y सेम लोकेलिटी में है या रिलेशन है। तो देख, सबसे पहले अगर इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करो तब तो प्रूव हो जाएगा, बिकॉज रिफ्लेक्सिविटी होने के लिए क्या होना पड़ेगा, x, x मस्ट बिलोंग्स टू द रिलेशन। ठीक है, तो x, x तो बिलोंग करेगा रिलेशन में, क्यों, क्योंकि x और x तो सेम लोकेलिटी में होगा ही ना भाई, x और x हमेशा सेम लोकेलिटी में होना ही पड़ेगा उन दोनों को, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। समझ में आ रहा है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करना पड़ता है कि कंसीडर करना पड़ता है x, y बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, मतलब हम मान लेते हैं कि लेट x एंड y बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, मतलब क्या, सॉरी x, y बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, मतलब ये हम मान रहे हैं कि x और y सेम लोकेलिटी में है। भाई अगर मैं और आप एक जगह पे रहता हूं तो आप और मैं भी तो एक ही जगह पे रहूंगा ना, तो y, x आल्सो बिलोंग्स टू दैट रिलेशन, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और ट्रांजिटिविटी का अगर बात करूं तो वो तो फालतू सा चीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x और y अगर सेम जगह पे है और y और z अगर सेम जगह पे है तो ये तो यही बता रहा है कि तीनों के तीनों सेम जगह पे है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि x और z भी उसी जगह पे होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इस प्रकार से ये वैसे के लिए इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर सोचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि a इज इक्वल टू 1 बाई बी, और जहां पे रिलेशन जो डिफाइंड है वो कौन सा सेट में डिफाइंड है, देख सकते हो अच्छे से। ठीक है ना, ये कौन सा सेट है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का सेट है। ठीक है, Q नॉट का मतलब क्या है, जीरो यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। तो a इज इक्वल टू 1 बाई बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिविटी के बारे में सोचूं, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिविटी के बारे में अगर मैं सोचूं तो क्या सोचूंगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जब a, बिलोंग्स टू r होगा। मतलब क्या, a, सेटिस्फाई करेगा, तो a, अगर सेटिस्फाई करता है तो a इज इक्वल टू 1 बाई a हो जाएगा ना। यहां से सॉल्व करके a का वैल्यू क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। तो आपको तो बस दो ही एलिमेंट मिल रहा है, +1 और -1, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर में तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट पड़ा हुआ है जिसका बिलोंग ही नहीं करेगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या 2, 2 सेटिस्फाई करेगा, क्या 2 इज इक्वल टू हाफ होगा, कभी नहीं होगा। तो 2, 2 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 2, 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, बिकॉज 2, 2 ऑर्डर पेयर तो Q नॉट क्रॉस Q नॉट में होगा ना, बट उधर तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। Q नॉट क्रॉस Q नॉट मतलब R में जो भी एलिमेंट आने चाहिए वो सारे के सारे सेटिस्फाई करने चाहिए। तो R1 तो Q नॉट पे डिफाइंड है, तो Q नॉट क्रॉस Q नॉट में तो जितने भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल होंगे उनमें से जो सेम वाला होगा वो क्या होगा, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ये सारे के सारे को R पे बिलोंग करना पड़ेगा, बट नहीं कर रहा है। तो 2, 2, 3, 3 ये सब कहां कर रहा है, सिर्फ 1, 1 और -1 कर रहा है, बाकी तो और कोई कर ही नहीं रहा है, इसीलिए वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हो सकता। सिमेट्रिक होगा क्या भाई, सिमेट्रिक अगर a और a, b बिलोंग्स टू R1 है, यानी कि अगर a इज इक्वल टू 1 बाई b है तो बराबर b इक्वल टू 1 बाई a क्या होगा, होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, a इक्वल टू 1 बाई b अगर है तो b इक्वल टू 1 बाई b तो 1 बाई a तो होगा ही ना। तो इस प्रकार से भी सिमेट्रिक तो हो जाएगा। सिमेट्रिसिटी का कंडीशन ही अलग है, पहले हम लगा देते हैं कि a, b बिलोंग्स टू R1, अगर a, b बिलोंग्स टू R1 होता है तब b, a पे कंडीशन लगेगा, अदरवाइज क्यों लगेगा। ट्रांजिटिविटी दो कंडीशन लगेगा, a, b बिलोंग्स टू R1 एंड b, c बिलोंग्स टू R1, यानी कि a बराबर 1 बाई b और b बराबर 1 बाई c। तो यहां से तो a बराबर c निकल जाएगा। अगर a बराबर c निकल गया तो ये ट्रांजिटिविटी का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ क्या, नहीं। ट्रांजिटिविटी सेटिस्फाई कब होता, जब a बराबर 1 बाई c निकलता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ, सिर्फ कौन हो गया, सिमेट्रिक हो गया।
समझ में आ रहा है? क्लियर है? और अगर मैं अगले वाले केस का बात करूं तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि भाई अगला वाला केस जो है यहाँ पे तो सर ने Q0 से Q कर दिया। Q0 से अगर Q कर दिया मैं, मतलब क्या, सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर से सेट ऑफ रैशनल नंबर बना दिया। अगर सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर से सेट ऑफ रैशनल नंबर बना देता हूं मैं, तो कहानी क्या बोलेगा? कहानी इतना सा चीज बोलेगा आपको कि सर कहानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जीरो भी इंक्लूड हो गया, और जीरो इंक्लूड होने के साथ साथ Q क्रॉस Q में एक एलिमेंट है 0,0 भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो उस वक्त भी सारे की सारी चीज वही हो जाएगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, बाकी पूरा पूरा हिस्सा तो सेम है ना। बस डिफरेंस ये है कि पहले Q क्रॉस Q में ये नहीं था, अभी ये इंक्लूड हो गया। ये इंक्लूड होने के साथ साथ क्या होगा? रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक पहले हो रहा था, क्या अभी होगा? हाँ, अभी हो जाएगा। अभी हम क्या मानेंगे? अभी हम वही मानेंगे ना कि A, B बिलोंग्स टू R। अभी आप जानबूझ के तो ये नहीं बोल सकते हो ना कि A, B बिलोंग्स टू R तो B, A भी R पे होना चाहिए। अभी A, B को आप जानबूझ के तो जीरो के साथ नहीं लोगे ना कोई भी एलिमेंट, क्योंकि अगर आप जीरो के साथ किसी भी एलिमेंट लेते हो, 0 बराबर 1/0 होगा ही नहीं, 1,0 भी नहीं होगा, 1 इक्वल टू 1/0। समझ में आ रहा है ना? तो A, B बिलोंग्स टू R, उस कंडीशन पे जो A, B आएगा वो अपने आप में नॉन जीरो होगा। तो जीरो वाले का तो कोई कंडीशन का इफेक्ट यहाँ पे होगा ही नहीं। ये भी क्या क्या बन जाएगा आपका? सिमेट्रिक बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको बोला जा रहा है x, y इज एन स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो x और x क्या होगा? सेम होगा। ये तो समझ आता है ना? x, y इज एन स्क्वायर ऑफ इंटीजर अगर है तो x और x क्या होगा? सेम होगा। x, x तो बिलोंग करेगा क्योंकि x, x क्या हो जाएगा? x into x, x square तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर होता ही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या आपका दूसरा वाला x y के बाद क्या मिलेगा? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर के बाद आपको y सिमेट्रिक के लिए आप मानोगे कि लेट x, y बिलोंग्स टू R। मतलब क्या? आप मानोगे कि x into y इज द स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो उसके बाद ये तो आप बता ही सकते हो ना कि y into x जो होगा वो भी क्या होगा? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर तो होगा ही। अगर x into y है तो y into x तो होगा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर मैं ट्रांजिटिविटी का बात करूं, ये नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, याद रखना, ठीक है ना? जीरो का कोई दिक्कत नहीं है, और डिनोमिनेटर है ही नहीं तो जीरो कहां से दिक्कत करेगा। तो ट्रांजिटिविटी का अगर बात करूं तो x, y बिलोंग्स टू R मानोगे ना, तो आपने पहले ये एज्यूम कर लिए कि xy एक स्क्वायर इंटीजर है, ठीक है? और ये भी एज्यूम कर लोगे कि yz भी क्या है? स्क्वायर इंटीजर है ना? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है। तो xy अगर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, yz भी अगर स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है, जहां पे k1 भी इंटीजर है और k2 भी क्या है? इंटीजर है, तो क्या xz होगा? x into z होगा या नहीं होगा? x into z का अगर मैं बात करूं तो x का वैल्यू यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? k1 स्क्वायर बाई y, और यहां से z का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? k2 स्क्वायर बाई y। तो ये जो हो गया वो क्या हो गया? k1 k2 बाई y का होल स्क्वायर हो गया ना? समझ में आ रहा है? ठीक है, अभी ये है कि यहाँ पे आपको बोला है कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर हो रहा है ना? स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर का अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से यहाँ पे समझ सकते हो कहानी कि इसको एक इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक है? तो ये एक इंटीजर होगा या नहीं होगा? स्क्वायर तो हो गया, अभी ये एक इंटीजर होगा या नहीं होगा? यानी कि y k1 या फिर k2 किसी ना किसी को डिविजिबल करना ही होगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर x into y एक k1 स्क्वायर के फॉर्मेट में जा रहा है तो ऑब्वियसली y तो k1 को डिवाइड करेगा, इधर भी y k2 को डिवाइड करेगा, तो ये भी अपने आप में एक इंटीजर होगा। इसको भी मैं लिख सकता हूँ k3 स्क्वायर फॉर ऑल k3 बिलोंग्स टू z। और इसी के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि x into z भी एक स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर है, तो x, z भी क्या हो गया? बिलोंग्स टू दैट रिलेशन R हो गया, मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन था, ठीक है? ये एक अच्छा क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिफ्थ वाले का अगर मैं बात करूं तो x plus 4y बराबर 10 आपको दिख रहा है, जहां पे x और y दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल है, नेचुरल। x, y दोनों के दोनों क्या है? नेचुरल नंबर है। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा यहाँ पे, वो क्या होगा? x, y अगर नेचुरल है तो क्या होगा? x का वैल्यू सबसे पहले आप 1 डालो, ठीक है? तो y कितना होगा? 10 minus 1 9 divided by 4 9/4। अभी 9/4 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है ना, x और y दोनों को नेचुरल होना पड़ेगा, ऐसे ऑर्डर पे आपको सेलेक्ट करना है। तो 9/4 तो नेचुरल होता नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 2 डालो, 2 डालोगे तो y भी कितना आएगा? 2 हो जाएगा। 3 डालोगे तो नहीं होगा, 4 डालोगे तो नहीं होगा, 5 डालोगे तो भी नहीं होगा, 6 डालोगे
6 डालोगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 7 डालोगे तो भी नहीं होगा, 8 डालोगे तो भी नहीं होगा, 9 डालोगे नहीं होगा, 10 डालोगे तो 0 आ जाएगा, नहीं होगा, 0 तो नेचर में आता नहीं है। बस यही तो पॉसिबिलिटी, 10 के बाद अगर जाएंगे तब तो y नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, जो कि एक्सेप्टेड नहीं। तो रिलेशन जो बन रहा है वो सिर्फ ये रिलेशन बन रहा है। अभी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है क्या, एक्स वाई अगर दोनों के दोनों नेचुरल है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, n क्रॉस n हो जाएगा ना। अगर n क्रॉस n हो गया तो उधर तो 1 1 2 2 3 3 इस प्रकार के सारे कहानी मिलना चाहिए था, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सिर्फ 2 2 मिल रहा है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर का बहुत बड़ा सेट में डिफाइंड है ना रिलेशन, 4 4 ये सब होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। क्या सिमेट्रिक हो सकता है, 6 1 है, क्या 1 6 है, नहीं है, इसी से पता चलता है कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो तीसरा वाला चेक करो, अगर दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सबको ट्रांजिटिव बोलते। तो दो कंडीशन देखो, 2 के साथ और 2 कुछ मिल रहा है क्या, चेक करने के लिए तो होना चाहिए ना ए बी और बीसी तो मिल ही नहीं रहा है इस ऑर्डर प्लेट के लिए, तो चेक कहां से करेंगे। 6 1 को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए था, 1 समथिंग कुछ चाहिए था ना, तभी तो देखते कि 6 दैट उसमें है या नहीं। वो तो चेक करने का जगह ही नहीं बचा, ये दोनों के दोनों किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं, इंडिपेंडेंट है ऑर्डर पेयर्स, तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो ये रिलेशन जो होगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे कहानी हमने खत्म कर दिए। अभी आगे का चीज देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये बता रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है ना, जो कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। मैं मान लेता हूं एक रिलेशन, सॉरी एक सेट मान लेता हूं 1 2 3 और आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए मान लेता हूं, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूं, देख जो कि रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव भी है। अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 1 2 2 3 3 ये तीनों तो होना ही पड़ेगा ना, समझ में आ रहा है। चलो, और ट्रांजिटिव भी है, अगर सिमेट्रिक भी होता ना तब तो मैं यहीं पे क्लोज कर देता, क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी जो होता है वो सिमेट्रिक भी होता है ट्रांजिटिव भी होता है, तो कोई टेंशन नहीं, यहीं पे क्लोज कर दो, खत्म का। बट इसको सिमेट्रिक नहीं दिखाना है, अगर यहां तक खत्म कर देते तब तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ डालना पड़ेगा, ठीक है। क्या डालेंगे, 1 2 डाल देते हैं, ठीक है, और 2 3 डाल देते हैं। 1 2 डालेंगे और 2 3 अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 3 होना पड़ेगा। ट्रांजिटिव तो हो रहा है ना रिलेशन, ट्रांजिटिव होने के लिए 1 3 को तो होना ही पड़ेगा। अभी आप देखोगे अगर 2 2 के साथ 2 3 अगर आ गया तो 2 3 को भी होना पड़ेगा ट्रांजिटिव होने के लिए। लफड़ा हो गया भाई, ट्रांजिटिव के लिए आपको 2 3 भी होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर अपन चेक करें, इतना लफड़ा करके फायदा नहीं, इतना बड़ा क्यों रहा हूं मैं, यहीं तक रख देते ना, इसको यहीं तक रख देते। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है क्या, होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा। 1 1 के साथ 1 2 है तो 1 1 कैंसिल, 1 2 होना पड़ेगा, है तो 1 2 1 2 के साथ क्या आएगा, अगर इसको आगे रखता हूं तो 2 2 आएगा, तो 1 2 अगर है तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 होना पड़ेगा, जो कि है। समझ में आ रहा है, 3 के साथ तो कोई रिश्ता है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव तो होगा। दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट 2 1 प्रेजेंट नहीं होने की वजह से इसको अपन सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए एग्जांपल। समझ में आ रहा है ना। अभी आगे की ओर सोचते हैं, बोलते हैं ट्रांजिटिव हो रहा है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो रहा है और सिमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, तो ये तो एकदम लल्लू सा एग्जांपल होगा ना, ये तो एक ही ऑर्डर पेयर से काम निपट जाएगा। 1 3 डाल दो, ये ट्रांजिटिव तो होता है, सभी को पता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 नहीं है, और सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, बिकॉज 1 1 2 2 and 3 3 does not belongs to the relation, और सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 3 अगर है तो 3 1 does not belong to that relation। अब ये सब रीजन लिख करके करने का कोशिश करो, क्योंकि कब आपको रीजन पूछा जाएगा आप जानते नहीं हो ना। क्या पता कोई एग्जांपल दे करके वो लोग आपसे रीजन पूछ ले, समझ में आ रहा है ना, तो तब आप फंस जाओगे पूरे तरीके से। इस प्रकार से आपको ये सारे कहानी जो है उसमें ये छोटे छोटे बात जो है उसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी और कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं फिर करते हैं।
हाँ, तो स्टूडेंट्स देख लेते हैं और बाकी सारे क्वेश्चंस जो है क्या है और किस प्रकार से अपन सॉल्व कर सकते हैं वो सारी कहानी को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने लिया, पहले 4 क्वेश्चन अपन सॉल्व कर चुके हैं। वे 5th क्वेश्चन जो उसको जरा ध्यान से देखो। शो दैट R बराबर T1, T2 एक ऑर्डर पेयर है सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2 डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज इन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको बोला है कि ये रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो आप प्रूफ करो। और उसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन है कि कहाँ से क्या रिलेशन है वो पूछा गया। तो बेसिकली अगर इसको मैं करना चाहूँ तो कैसे करूंगा उस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं 5। ठीक है ना, सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि गिवन रिलेशन इज क्या दिया हुआ है आपको, गिवन रिलेशन R इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट T1, T2 such that T1 is similar to T2. T1 is similar to T2. ठीक है, डिफाइन ऑन द सेट ऑफ ट्रायंगल्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी आप सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करोगे। सबसे पहले इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करो। किस प्रकार से चेक करोगे? देखो, अभी रिफ्लेक्सिविटी अगर चेक करना है तो T1, T2 को बिलोंग्स टू R होना पड़ेगा। ठीक है ना, आप अच्छे से जानते हो कि T1 और T2 दो सिमिलर है। अगर T1, T2 बिलोंग्स टू R होता है मतलब T1 इज सिमिलर टू T1 होगा। और आप अच्छे से जानते हो कि हर ट्रायंगल जो है वो खुद से तो सिमिलर हमेशा होता ही है ना, तो ये तो रिफ्लेक्सिव है, डायरेक्टली पता ही चल रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आप लिख सकते हो कि फॉर ऑल ऐसे लिखो, we know that any triangle is similar to itself। समझ में आ रहा है ना? अगर any triangle similar to itself है तो आप ये बता सकते हो कि therefore T1, T1 जो होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख लो therefore T1 is similar to T1 और T1, T1 जो ऑर्डर्ड पेयर है वो खुद अपने आप में किस में बिलोंग हो रहे? R रिलेशन में बिलोंग हो रहे। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो आपका R जो है वो क्या निकल गया? रिफ्लेक्सिव निकल गया। R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। समझ में आ रहा है? अगला कहानी देखते हैं और वो है सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी में क्या कहानी? सिमेट्रिसिटी में यह है कि सबसे पहले अपने को ये देखना पड़ेगा कि एक ऑर्डर्ड पेयर हम मानेंगे उसमें और उसका ऑपोजिट जो है वो प्रूफ करने का कोशिश करेंगे कि उसी रिलेशन में है। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि लेट T1, T2 belongs to R which implies T1 is similar to T2 अगर T1 T2 से सिमिलर है तो ये पक्की बात है कि T2 जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? सिमिलर टू T1 होगा। समझ में आ रहा है? और उसका मतलब ही क्या है? therefore T2, T1 also belongs to R by definition of R, क्योंकि R को डिफाइन ही उस प्रकार से किया गया है। समझ में आ रहा है? अगर T1, T2 R पे प्रेजेंट है तो T2 is related to R basically, therefore R is क्या हो गया? A symmetric relation। R is a symmetric relation। समझ में आ रहा है? यहाँ तक हो गया कहानी। ठीक है, आगे अगर मैं ट्रांजिटिविटी का बात करूं तो आप देख सकते हो वही होगा। क्या लिखूंगा बार बार? ट्रांजिटिविटी में क्या होगा कि आप सबसे पहले लिख दोगे लेट T1, T2 एंड T2, T3। लेट T1, T2 एंड T2, T3 बिलोंग्स टू क्या? R। तो यहां से अपने को ये पता चलेगा therefore T1 is similar to T2 and T2 is similar to T3। ठीक है, तो T1 अगर T2 से सिमिलर है और T2 अगर T3 से सिमिलर है तो ये पता चल जाएगा therefore T1 is similar to T3। therefore T1 is similar to T3। अगर T1 T3 से सिमिलर है तो हम ये बोल सकते हैं ना therefore T1, T3 belongs to R। अगर T1, T3 belongs to R है तो हम ये बोल पाएंगे यहाँ पे therefore R is a transitive relation। therefore R is a transitive
रिलेशन। अगर R ट्रांजिटिव भी हो गया तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। और अगला पार्ट जो आप नीचे लिखोगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूफ तो हो गया, बट अगला पार्ट जो है उसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप कुछ इस प्रकार से सोच सकते हो कि आपको बोला है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विच साइड 3 4 5, दूसरे का है 5 12 13 और तीसरे का है आपका 6 8 12। और बोला है कि कौन T1 T2 T3 में से कौन किससे रिलेट होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं कि कौन किससे रिलेट होगा तो रिलेशन तो यही यूज करेंगे, मतलब सिमिलरिटी का कंडीशन आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो अगर आप चेक करोगे इन दोनों ट्रायंगल में तो 3/5 4/12 5/13 ये तो इक्वल होते नहीं है, फिर 5/6 12/8 ये सब तो इक्वल होते नहीं है, बट 3/6 हाफ हो रहा है, 4/8 भी हाफ, 5/10 भी हाफ, मतलब यहाँ पे सिमिलरिटी का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब T1 और T3 जो होगा वही बस रिलेटेड होगा, ना T2 T3 एक दूसरे से रिलेट होगा और ना ही T1 T2 एक दूसरे से रिलेट होगा। सिर्फ इस कंडीशन के बेसिस में हम ये बोल सकते हैं कि T1 इज रिलेटेड टू T3। उस चीज को आगे आपको चेक करके दिखा देना है। तो उतना मैं उम्मीद कर सकता हूँ यार कि आप इतना कुछ कर दोगे, ठीक है। अगर इतना भी नहीं कर पाते तो क्या लिखना है, बोलो क्या लिखना है, ये सब फालतू में मेरे से मेहनत करवा फाइनल नहीं है। अब लिखोगे कि as 3/5 not equals to 4/5 not equal 4/12 not equals to this therefore T1 is not related to T2। इसको लिखते कैसे सिंबॉलिकली पता है ना भाई, ऐसे लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली T2 और T3 के लिए भी वही कहानी लिखोगे, रिपीट कर दोगे, ठीक है। और फिर जब असली आएगा T1 T3 तो आप लिखोगे नाउ we have 3/6 equal to 4/8 equal to 5/12 therefore it is clear that T1 is similar, triangle T1 is similar to triangle T3 और T1 is related to T3। समझ में आ रहा है ना, वही हो गया आपके क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे की और बात करते हैं। अब देखते हैं कि आगे कहानी जो है वो क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो, ये बड़ा सा ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। हर जगह पे, हर बुक में, हर जगह पे आपको दिख जाएगा और एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे एक मिस्टेक है जो बच्चे अक्सर कर लेते हैं और उसको ध्यान नहीं दिया जाता प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अगर ये ध्यान नहीं दोगे तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। मैं इस चीज को यहाँ पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करूंगा आपके साथ, ठीक है। बस वही चीज बताना है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे a minus b is divisible by क्या लिखा हुआ है, सॉरी x minus y is divisible by 4 दिया हुआ है फॉर ऑल x, y belongs to z। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनना है, एक करके ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अपन अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या क्या बात कर सकते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आप लिखोगे गिवन रिलेशन इज क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है गिवन रिलेशन है आपका r का वैल्यू एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्मेट में है x, y सच दैट x minus y is divisible by क्या 4, x minus y is divisible by 4, खत्म नहीं हुआ, for all x, y belongs to z, for all x, y belongs to z, this is my relation, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से बात करने की कोशिश करूँ आगे तो सबसे पहले इसको आपको एग्जामाइन करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं, तो आपको चेक करना पड़ेगा एक एक करके। सबसे पहले आप क्या चेक कर लो, रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लो। सबसे पहले आप क्या कर लो, रिफ्लेक्सिविटी को चेक कर लो प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर रिफ्लेक्सिविटी को चेक करने का कोशिश करते हैं तो क्या देखेंगे यहाँ से, वो पहले समझ जाते हैं एक आध बार, ठीक है। रिफ्लेक्सिविटी देख लेते हैं ना। तो रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए अपन सबसे पहले क्या देखेंगे कि x, x जो ऑर्डर पेयर है वो बिलोंग करना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो x, x ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है कि नहीं, उसके लिए तो आपको x और y कोई भी, मतलब x को कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट पिक करना होगा, ठीक है। तो लेट x be an arbitrary element where x belongs to z, ठीक है, x belongs to z, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हो, x अगर arbitrary element है therefore x minus x equal to 0 is divisible by क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। For all x belongs to z, सारे x के लिए x minus x equal to 0 divisible by 4 होगा ही होगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। अभी अगर मैं बात करता हूं तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि x minus x अगर 0 हो गया therefore x, x जो ऑर्डर पेयर हो गया वो तो r पे बिलोंग कर रहा है by definition of r therefore r is a reflexive relation,
therefore R is a reflexive relation, therefore R is a reflexive relation। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, तो अगला जो बात है वो है आपका सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी, ठीक है। और सिमेट्रिसिटी में आपको चेक करना है कि पहले चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि x, y को आपको रिलेशन में बिलोंग कराना होगा और प्रूव करना होगा कि y, x भी उस रिलेशन में प्रेजेंट है। तो x, y अगर आप उस रिलेशन में बिलोंग कराना चाहते हो तो आप क्या मानते हो, आप क्या कंसीडर कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट x, y बिलोंग्स टू r, ठीक है। लेट x, y बिलोंग्स टू r। अगर x, y बिलोंग्स टू r हो जाता है, therefore x minus y is divisible by 4, ठीक है। x minus y is divisible by 4, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अभी देखो, अभी बच्चे ना क्या करते हैं, मैं जो आपको गलती बता रहा था वो गलती ये है कि x minus y divisible by 4, या फिर कभी कभी ना बच्चे यहाँ पे भी लिख देते हैं कि let x, y belongs to z such that x minus x, y। बहुत बच्चों को मैंने टेस्ट के दौरान जब कॉपी चेक करता हूँ ना तो पता चलता है, ऐसे भी लिख देते हैं x, y belongs to z, या फिर यहाँ पे तो लिखते हैं वो x, y belongs to r, यहाँ पे लिख देते हैं for all x, y belongs to z। भाई ऐसे आप, ये गलत बात है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप x, y belongs to z मान रहे हो, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, क्योंकि आप ध्यान से समझने का कोशिश करो कि दुनिया के सारे एक्स वाई जो है, जो कि इंटीग्रल है, सारे इंटीजर का डिफरेंस जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता है। तो यहाँ पे इस एक्स वाई का मतलब वही है कि एक्स, वाई बिलोंग्स टू जेड लिखने का मतलब वही है कि यहाँ पे वही एक्स वाई कंसिडर किया जा रहा है, वही इंटीजर कंसिडर किया जा रहा है जो इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे लिखने का कोई जरूरी या फिर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये लिख सकते हो देयरफॉर y माइनस एक्स जो होगा वो ऑल्सो डिविजिबल बाई 4 होगा। समझ में आ रहा है ना, y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4, समझ में आ रहा है। और तो y माइनस एक्स अगर डिविजिबल बाई 4 हो गया तो y कॉमा x जो ऑर्डर पेयर होगा वो बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, बाय डेफिनेशन ऑफ r, बाय डेफिनेशन ऑफ r। अगर ये बिलोंग कर गया r पे तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x, y बिलोंग्स टू r इंप्लाइज y, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। Therefore R is a symmetric relation हो गया, R is a symmetric relation, यहाँ से प्रूफ हो गया कहानी, ठीक बात है ना। तो ये जो कहानी है वो आप इजीली यहाँ से निपटा सकते हो, कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। आगे की अगर मैं बात करूँ तो आगे हमारा आता है ट्रांजिटिविटी, ठीक है। तो ट्रांजिटिविटी हो गया नेक्स्ट पार्ट हमारा, ट्रांजिटिविटी। ध्यान से देखो ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी में अपन क्या बोलेंगे कि ये बोलेंगे कि लेट, ठीक है, लेट x, y belongs to r and y, z belongs to r, ठीक है। यहाँ पे लिख देता है फॉर ऑल x, y, z belongs to कैपिटल Z, यानी कि सेट ऑफ इंटीजर, जो कि लिखना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि दुनिया के सारे इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। 3 और 5 ले लो, क्या करेगा, बट अगर फॉर ऑल लिख देते हो तो यहाँ पे गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे मैंने लिखा है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर रहा है इसीलिए लिखा है, तो यहाँ पे कोई गलती नहीं होगा। अगर आप लिखते हो, अगर आप लिखना ही चाहते हो कि लेट x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल Z सच दैट बोल के लिखो कि x minus y is divisible by 4 and y minus z is divisible by 4, तब जाकर के ये हिंट देगा कि वो x, y, z आप ले रहे हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर आप इन जनरल फॉर ऑल लगा देते हो तो ये समझाएगा कि कोई भी x, y, z इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि गलत बात है। इसीलिए बेटर है कि आप बिलोंग्स टू रिलेशन लिखो ना डायरेक्टली। तो यहां से क्या पता चलेगा, x minus y is divisible by 4, x minus y is divisible by 4, x minus y is divisible by 4 and y minus z is divisible by 4। समझ में आ रहा है ना। तो x minus y अगर divisible by 4 है तो x minus y का वैल्यू 4k1 लिखेंगे और y minus z का वैल्यू 4k2 लिखेंगे फॉर ऑल k1, k2 बिलोंग्स टू इंटीजर्स हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ये एक इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इन दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 1 + 2 अगर कर देते हैं तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, x minus z जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 × k1 + k2। समझ में आ रहा है, जो कि हो जाएगा 4k3 फॉर ऑल
K3 belongs to Z। समझ में आया? K3 तो इंटीजर होगा ना, क्योंकि K1 K2 इंटीजर है, तो K3 भी क्या होगा? सम ऑफ टू इंटीजर इज एन अनदर इंटीजर। ठीक है, तो x माइनस z जो हो गया वो भी क्या हो गया? डिविजिबल बाय 4 हो गया। देख सकते हो आप, समझ में आ रहा है ना? x z अगर x माइनस z अगर डिविजिबल बाय 4 हो गया, यानी कि x z जो ऑर्डर पेयर होगा वो कहाँ पे होगा? R पे होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ R लिख देना आप। ठीक है, देयरफॉर R इज एन ट्रांजिटिव रिलेशन, और उसके बाद लिख दोगे हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उस प्रकार से आप इस चीज को क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन का कहानी। ठीक है, अभी अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उधर आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, चलो देखो, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप कुछ ही अच्छे बुक्स में मिल सकता है, बाकी सारे क्वेश्चन सारे जगह पे आपको नहीं मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं शीट में देकर के दिया ये दोनों टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, बेसिकली ये 3 सेट ऑफ क्वेश्चन होता है, एक क्लास में होता है, एक प्रोडक्ट में होता है, दोनों को कंबाइन करके ये होता है। ठीक है, क्लासिकल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन। अगर रिलेशन की बात करो तो अच्छे क्वेश्चन पर गिने जाते हैं। ठीक है, ये तीनों की तीनों को ही मैं अच्छा क्वेश्चन रेट कर सकता हूँ, जहाँ पे बच्चे जो है वो क्वेश्चन को देख करके या तो छोड़ देंगे या तो घबरा जाएंगे। समझ में आ रहा है? गलती तो होगा ही होगा उनसे, अगर वो पहला अटेम्प्ट में क्वेश्चन को कर। एक्सेप्शन स्टूडेंट्स की बात आप छोड़ दो, इन जनरल अगर मैं बात कर रहा हूँ तो गलती तो होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समझना चीजों को काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ के क्वेश्चन को समझ जाए बिना प्रैक्टिस किए हुए, बिना पहले से पता किए हुए। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं और वो अगर समझ जाता है तो अच्छी बात है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, मैंने तो किसी को देखा नहीं। बट जब क्लास में दिया हुआ ये क्वेश्चन को करने में बच्चे फंस जाते हैं, इसीलिए मैं आज करा के दे देता हूँ इसको। ठीक है, देख लो, 3 पैटर्न का क्वेश्चन है, 2 तो करा के दे रहा और एक खुद से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आगे अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो, कि क्वेश्चन नंबर 7 में उधर जो एलिमेंट था ना, मैं इतना देर जितने भी प्रकार के क्वेश्चन किए हुए हैं वो क्वेश्चंस और इस क्वेश्चन में बेसिक डिफरेंस इतना सा है कि उधर जो क्वेश्चन था ना वो एक एलिमेंट जो मतलब ए रिलेटेड टू विद बी है ना, सी रिलेटेड विद डी, उस प्रकार के कंसेप्ट था। बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स बन गए, ठीक है, ए इज रिलेटेड विद बी, मतलब रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स है वो तो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर होता है, वो तो a, b इस फॉर्मेट में होता है। बट यहाँ पे जो एलिमेंट्स है ना वो कुछ इस प्रकार के हैं। ऐसे अभी बच्चों को समझना पड़ेगा इस कहानी को। ठीक है ना, वो इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर के अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर घुसा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ये सब क्वेश्चन डिफिकल्ट माने जाते हैं और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं सारी कहानी में। ठीक है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे जो रिलेशन दिया हुआ है वो कहाँ पे है? नेचुरल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट पे डिफाइंड है। a, b related with c, d in such a way a plus d is equal to b plus c for all a, b and c, d belongs to n cross n is an equivalence relation आपको प्रूफ करना है। अभी इसको देख करके ना आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, इसको पढ़ना आना चाहिए अच्छे से, इसको रीड कर सकते हो, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए। इसको रीड करने मतलब क्या है? जो बच्चा ये पकड़ लेगा ना सर अच्छा रिलेशन कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर जिससे रिलेट हो रहा है, पहला और आखिरी का समेशन सेकंड और थर्ड का समेशन के इक्वल है, फर्स्ट और फोर्थ का समेशन सेकंड और थर्ड के समेशन के इक्वल है। ये जिसने पकड़ लिया वो क्वेश्चन को कर लेगा। किस प्रकार से करेगा मैं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर इसको आपको गिवन रिलेशन वगैरह लिख लो। ठीक है, गिवन रिलेशन इज ठीक है, क्या दिया हुआ है? आर a, b is related with c, d implies and implied a plus d is equal to b plus c, first plus fourth equal to second plus third for all a, b and c, d belongs to किधर रहेगा? n cross n जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें बिलोंग कर रहा है। अभी अगर इस जगह पे आपको रिफ्लेक्सिविटी प्रूफ करना है, रिफ्लेक्सिविटी अगर प्रूफ करना है तो सबसे पहले क्या प्रूफ करना होगा आपको? सेम ऑर्डर्ड पेयर खुद से रिलेट हो रहा है, यानी कि a, b खुद a, b से है ना। अभी एक a, r, a जो पहले था ना वो यहाँ पे क्या बन गया? a, b r, a, b है।
ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ए बी दोनों क्यों आ रहा है। दोनों इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पेयर का खेल है। यहाँ पे जो उधर जो एलिमेंट था ना, उधर जो एलिमेंट था वो इस जगह पे ऑर्डर पेयर का काम कर रहा है। ठीक है, उधर सिंगल एलिमेंट था, यहाँ पे ऑर्डर पेयर बन गया। वो ए कोमा बी रिलेटेड विद ए कोमा बी अगर हो गया तब ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। अभी समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो अब सबसे पहले मानना पड़ेगा लेट ए कोमा बी बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट a comma b being any arbitrary element of R। ठीक है, be any arbitrary element of R। ठीक है, we have be any arbitrary element of R, we have a plus b is equal to क्या हो जाएगा, b plus a। ठीक है, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ लिख सकते हैं ना, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ तो हमें ये बताता है ना कि एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, बाई कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ रहा है, क्लियर है। फॉर ऑल ए कोमा बी जो है वो क्या है, नेचुरल है। ठीक है, या बता सकते हो इसीलिए कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के इक्वल होगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी ए के इक्वल हो जाता है तो यहाँ पे देख सकते हो ना, मैं कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और बी प्लस ए, फर्स्ट प्लस लास्ट जो है, फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर ए कोमा बी रिलेटेड टू ए कोमा बी अगर दिखाना है तो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना पड़ेगा। दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट मतलब ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, इधर ये सेकंड है ये थर्ड है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है ये सेकंड है ये थर्ड है, इस प्रकार से पता चल रहा है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कौन है ए, सेकंड कौन होगा बी, इज रिलेटेड टू थर्ड कौन होगा ए, फोर्थ कौन होगा बी। समझ में आ रहा है नहीं, देखो फर्स्ट प्लस फोर्थ का समेशन, सेकंड और थर्ड का समेशन। ठीक है, इस प्रकार से आप कहानी को दिमाग में सेट करो, है ना। इज रिलेटेड विद ए कोमा बी बाय डेफिनेशन ऑफ आर, लिख देना ब्रैकेट में, बाय डेफिनेशन ऑफ आर। अगर बाय डेफिनेशन ऑफ आर ये ट्रू होता है तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं इजीली, एम्प्लाइज ना देकर के देयरफॉर देकर के लिख दो। समझ में आ रहा है, देयरफॉर आर जो हो गया इज ए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी अगला जो है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिसिटी। अगला जो है वो हमारा क्या है, सिमेट्रिसिटी है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी क्या बोलता है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्या, रिलेशन आर। नहीं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर तो उधर लिखते थे, अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बी एनी टू arbitrary ordered pair ordered pair such that क्या, such that हम ये मान रहे हैं कि a प्लस डी जो है वो b प्लस सी के इक्वल। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो a प्लस डी अगर b प्लस सी के इक्वल है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि भाई b प्लस सी जो होगा वो भी a प्लस डी के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है, रिवर्स भी तो ट्रू होगा। अगर b प्लस सी जो है वो a प्लस डी के अगर इक्वल हो जाता है, समझ में आ रहा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर आपका c कॉमा d जो है वो रिलेट हो जाएगा किससे, a कॉमा b से। ये दिख रहा है ना आपको, सेकंड और सेकंड लास्ट का समेशन। ठीक है, इसको चलो उल्टा कर देते हैं, इस प्रकार से सजाने के लिए उल्टा कर देते हैं। देयरफॉर c प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d प्लस a। ठीक बात है, देयरफॉर a क्या हो जाएगा आपका, c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b। अभी दिख रहा है ना, c प्लस b इज इक्वल टू d प्लस a, दिख रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर a कॉमा b रिलेटेड विद c कॉमा d इंप्लाइज c कॉमा d इज रिलेटेड विद a कॉमा b। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल लिख देना, फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c कॉमा d बिलोंग्स टू नेचुरल क्रॉस नेचुरल। यहाँ से प्रूफ हो गया, देयरफॉर R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक बात है, तो यहाँ तक कहानी हो गया। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो क्या आएगा, ट्रांजिटिविटी आएगा, है ना, ट्रांजिटिविटी आएगा। और उसमें अपन कैसे चेक करेंगे कहानी को, देखो लेट ए कॉमा बी, अब क्या मानना पड़ेगा, लेट ए कॉमा बी इज रिलेटेड विद सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी इज रिलेटेड विद क्या, ई कॉमा एफ। ई कॉमा एफ में जाना पड़ेगा ना, एक और ऑर्डर पेयर, एक और एलिमेंट लोगे, क्योंकि दो कंडीशन कंसीडर करना पड़ता है ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए।
फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा c कॉमा d कॉमा e कॉमा f बिलोंग्स टू कहाँ का एलिमेंट है, n क्रॉस n का एलिमेंट है। अगर a कॉमा b रिलेट होता है c कॉमा d से तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट का समेशन, यानी कि a प्लस डी इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस c, और इधर हो जाएगा आपका c प्लस f इज इक्वल टू d प्लस e हो जाएगा। इसको रोमन 2 मान लो, इसको रोमन 1 मान लो, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, कहानी निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 1 प्लस 2 कर दो तो क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस अगर 2 करेंगे तो a प्लस d प्लस c प्लस a इज इक्वल टू b प्लस c प्लस d प्लस e हो जाएगा। ये c d कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा a प्लस f इज इक्वल टू b प्लस e। अगर a प्लस f हो रहा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्लियरली a कॉमा b इज रिलेटेड विथ e कॉमा f। देखो फर्स्ट और लास्ट का समेशन, 1 और 4 का समेशन सेकंड और थर्ड का समेशन के इक्वल हो रहा है, ठीक है। फॉर ऑल a कॉमा b कॉमा e कॉमा f, ऐसे इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर आप थोड़ा सा समझ जाते हो पहले चीजों को तो बेहतर हो जाता है। Therefore R इज अ क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। Therefore R इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। Hence R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अभी आपको कहानी में और कुछ बोला है, निकालने के लिए बोला है ऑल्सो फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,3। तो एक मैं निकाल के दिखाता हूँ, दूसरा जरूर आप निकाल सकते हो, ठीक है। इतना तो बुद्धि होगा आपके अंदर, ठीक है ना। इस चीज को इरेज करना होगा, लिखने का जरूरत होता है तो आप लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो आगे का कहानी में थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। देखो इक्विवेलेंस क्लास निकालने के लिए बोला, आपको अच्छे से जानते हो, अगले दिन पिछले दिन फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालना सिखाया था। तो उस जगह पे अगर आप क्लास ऑफ एलिमेंट 2,3, क्योंकि यहाँ पे उधर क्लास ऑफ 0 लिख रहे थे, अभी 0 की जगह पे 2,3 आया, बिकॉज इस क्वेश्चन में जो एलिमेंट है वो खुद 2,3 के फॉर्मेट में है, समझ में आ रहा है ना। तो क्लास ऑफ 2,3 का अगर मैं बात करूं तो उसको अपन किस प्रकार से बोल सकते हैं, उसको अपन इस प्रकार से बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो उस कैपिटल एक्स सेट का कोई भी एक एलिमेंट होगा, याद है ना, कैपिटल एक्स सेट का कोई भी एक एलिमेंट होगा सच दैट, मतलब कैपिटल एक्स सेट का जो एलिमेंट होगा वो तो अभी ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में होगा ना, तो उसको x, y मान लेते हैं, सच दैट जो x, y होगा वो इस एलिमेंट के साथ रिलेट होगा अंडर द गिवन रिलेशन इज रिलेटेड विद 2,3। ये हो गया आपका क्लास का डेफिनेशन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ऑर्डर पेयर का बात करूं तो x, y रिलेटेड विद 2,3, तो क्या आएगा यहाँ से, फर्स्ट और लास्ट का समेशन, यानी कि x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड यानी कि y प्लस 2। तो यहाँ से जो आएगा वो x, y सच दैट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस 1, 2 को उधर भेज दो तो x प्लस 1, ठीक है। और जहां पे सारे के सारे x और y जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, आपको पता है, क्योंकि नेचुरल नंबर नेचुरल क्रॉस नेचुरल इसका क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसका सबसेट हो रहा है, तो डेफिनेटली x y सारे के सारे नेचुरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या बात कर सकते हैं, यहाँ पे अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है, लिख भी दो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, और है ना, फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल। अभी इस प्रकार के अगर n क्रॉस n तो बहुत बड़ा है ना आपका, तो जो सेट है वो बहुत बड़ा है, तो डॉट डॉट में छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो आप निकाल नहीं सकते हो ना, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स आएंगे। तो x का वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूँ तो y कितना आएगा, 2 आएगा, x अगर 2 डालता हूँ y 3 आएगा, 3 डालता हूँ 4 आएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,3। सिमिलरली आप 1,3 का भी सेम प्रोसीजर से निकाल सकते हो, है ना, अकॉर्डिंगली आपके पास आपका जो पूरा आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना भी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास है उन सबको अगर लेकर के अगर आप पूरा बनाने का प्रयास करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है सेट ही मिल जाएगा, n क्रॉस n जो है वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो उधर जो z था ना, मैं बोल रहा था इक्विवेलेंस क्लास को लेकर के अगर पूरा यूनियन लेता जाता हूँ सारे डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस का, तो आपको z मिल जाएगा, याद है ना वो एग्जांपल। तो इधर z की जगह पे देख सकते हो आप n क्रॉस n है, क्योंकि उधर z एक सेट था और यहाँ पे जो सेट का काम कर रहा है वो अपने आप में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि ये एलिमेंट की जगह पे ऑर्डर पेयर है तो सेट की जगह पे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ही होगा, समझ में आ रहा है। एक स्टेप बढ़ करके ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज जो है उसको आप बेहतर तरीके से समझे होंगे, है ना। तो 7 जो है वो निपट गया हमारा। अभी आगे के बारे में अपन सोचते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसमें इतना कुछ लिखूंगा नहीं, बट प्रूफ जरूर करके दूंगा, आप देख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन सिर्फ आखिरी में जाकर के आपको ऐसे ही मिलता है, जो बच्चे होमवर्क सबमिट करते, ठीक है। तो उनके लिए आप देख सकते हो कि वो कहानी बिल्कुल ट्रू सा है ना। आप
खुद से थोड़ा सा आदत डालो लिखने के लिए तो बेहतर होगा, ठीक है। बट सपोर्ट में तो सारी चीज आपको दिए जाते हैं, उसका क्या कंफ्यूजन है ना। तो देख लो और बता के तो दे रहा हूँ कि कैसे लिखना है। अभी पहले क्वेश्चन में जैसे लिखे हो इधर पे वैसे ही लिखना है, मन नहीं कर रहा बार बार इतना सारा हिस्ट्री लिखने में, है ना, कई बार लिख चुका हूँ। तो देखो क्या है अगला रिलेशन। अगला रिलेशन क्या बोल रहा है, A, B is related with C, D implies and implied। क्या पढ़ने का कोशिश करो, मैं जैसे सिखाया वैसे सीखने का कोशिश करो तो बेहतर होगा, ठीक है। किस प्रकार से करोगे, देखो फर्स्ट और पहला जो नीचे से वो क्या है, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट और सेकंड और थर्ड का समेशन 1 4 2 3 ऐसे डाल दो, इधर 2 3 का प्रोडक्ट और 1 4 का समेशन, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव होना है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जामाइन करना है ना, ये ट्रू होना पड़ेगा, है ना। ये ट्रू हो रहा है ये नहीं हो रहा है देख लेते हैं, ठीक है। डी के जगह पे बी डालो, सी के जगह पे बी क्या डालो, ए डालो, ठीक है ना। इधर सी के जगह पे ए डालो और डी के जगह पे बी डालो, बराबर, ये बिल्कुल सही है। ए बी इंटू बी प्लस ए इजिकल टू बी इंटू ए प्लस ए, ये तो होता ही है ना भाई, ठीक है। ए बी इजिकल टू बी ए फ्रॉम कॉम्पिटिटिव मल्टीप्लिकेशन और ए प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एडिशन, दोनों को प्रोडक्ट कर दोगे तो ये मिल जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो दिस इज ट्रू, देयरफॉर द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिसिटी का अगर बात करें तो सिमेट्रिसिटी में क्या मानेंगे कि ये चीज ट्रू मान लेंगे, लेट A, B is related with C, D in such a way AD into B plus C is equal to BC into A plus D, ये ट्रू मान लेंगे, ठीक है। और दिखाना पड़ेगा क्या कि CD is related with A, B, तो CD is related with A, B अगर है तो हमें क्या प्रूफ करना है, वो पहले सोचो आप, क्या प्रूफ करना है कि ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो क्या चाहिए हमें, जो रिलेशन है वो क्या, इसलिए बोल रहा हूं पढ़ना सीखो इस टाइप के क्वेश्चन को, पढ़ना कैसे। 1 और 4 का प्रोडक्ट, 1 और 4 का प्रोडक्ट यानी कि क्या आएगा, C इंटू बी इज इक्वल टू सेकंड इंटू सेकंड और थर्ड यानी कि D प्लस ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 और 3 का प्रोडक्ट D इंटू ए इज इक्वल टू C प्लस बी। क्या ये चीज प्रूव कर सकते हैं, यहां से देख सकते हो आप, इसको रिवर्स कर दो तो BC इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इंटू बी प्लस सी, और यहां से बस उल्टा कर दो, BC को उल्टा कर दो CB, ए प्लस डी को उल्टा कर दो डी प्लस ए, AD को उल्टा कर दो BA और B प्लस सी को उल्टा कर दो C प्लस B, ठीक है। तो इजी करनी जो है क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी का फंडा प्रूफ हो गया, ठीक है। आगे की बात अगर मैं करूं तो आप देख सकते हो कि आगे क्या क्या आएगा, आगे ये आएगा कि आपको ये प्रूफ करना होगा, आपको सबसे पहले तो ये एज्यूम करना होगा, लेट आपको जो है ये एज्यूम करना होगा कि लेट A, B रिलेटेड विद C, D एंड C, D जो है वो रिलेट हो रहा है किससे, E, F से। अगर A, B रिलेट हो रहा है C, D से तो अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अपन ये बोल सकते हैं कि A, B इज रिलेटेड विद C, D अगर है तो आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हो ना कहानी, क्या बोल सकते हो आप कि फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट यानी कि AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इंटू ए प्लस डी, कुछ ऐसे ही तो है। और इधर क्या बोलोगे आप, CF इंटू डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या होगा, D इंटू सी प्लस एफ, ठीक है। तो ये तो आपको पहला दो कंडीशन है, यहां से आपको ये प्रूव करना है कि A, B इज रिलेटेड विद E, F, मतलब आपको जो प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि AF इंटू बी प्लस ई इज इक्वल टू BE इंटू ए प्लस एफ। तो इस जगह से इन दोनों का हेल्प से आपको ये प्रूव करना है, वही आप अगर ट्रांजिटिव होता है तभी प्रूफ होगा, अदरवाइज कैसे होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, सिंप्लीफिकेशन यहाँ थोड़ा सा करना होगा, सिंप्लीफाई कर देते हैं, हालांकि पता नहीं चल रहा है तो क्या करो, इधर उधर भेज दो तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। B प्लस सी के नीचे BC को डाल दो और A प्लस डी के नीचे AD को डाल दो, सिंपल सा चीज है, प्रूफ हो जाएगा। 1/B प्लस 1/C आ जाएगा, इधर से 1/A प्लस 1/D आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो चीजों को, D प्लस E के नीचे D डाल दो और C प्लस F के नीचे CF डाल दो, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/E प्लस 1/C, सॉरी 1/E प्लस 1/D इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/F। अभी इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 1/B प्लस 1/C प्लस 1/E प्लस 1/D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/A प्लस 1/D प्लस 1/C प्लस 1/F। 1/C कैंसिल 1/C के साथ, फिर 1/D कैंसिल 1/D के साथ, तो यहाँ से क्या आ गया B बच गया, ऊपर B प्लस E आ गया, नीचे क्या बच गया AF बच गया, A प्लस F आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो AF इंटू B प्लस E इज इक्वल टू क्या आ गया B इंटू A प्लस F। देखो प्रूफ हो गया वो चीज, ठीक है। यानी कि A, B जो है वो किससे रिलेट हो गया,
ई कॉमा एफ से रिलेट हो गया, जो कि ट्रांजिटिव का पहचान है, क्योंकि आपने ये दोनों ऑलरेडी एज्यूम करके रखे हो। अगर ये दोनों एज्यूम करके ये प्रूफ कर लेते हो तभी ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाएगा और ये प्रूफ हो भी गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अपने आप में एक इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब इसको सजा करके अच्छे से लिखना तो आपका काम है, आप लिख लीजिएगा। अगर आपका लिखने का मन नहीं है तो सॉल्यूशन शीट में लिखा हुआ है, रख लीजिएगा, रख के एग्जाम में अगर आता है तो उल्टी कर देना। ठीक है, अगर सीखने का मन है, जिस उम्मीद लेकर के पढ़ा रहा हूँ, तो लिख लीजिएगा, खुद से सीख जाएंगे। ठीक है ना, अगर मेहनत करने का मन नहीं है तो रख लेना, रख के उल्टी कर लेना। नाइन में देखो क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी का ही सवाल है, इसलिए इसका अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से कि बच्चे डर जाते हैं क्वेश्चन को देख करके, बाकी जो होशियार बच्चा है तो देख के समझ जाएगा खेल क्या है। बोल रहा है कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल एक्स कंसीडर पीएक्स वगैरह डाल के गड़बड़ कर दिए। पीएक्स क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स हो जाएगा, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि पावर सेट, तो सीधा सीधा लिखना भाई पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। क्यों दिमाग खराब कर रहा है। डिफाइन ए रिलेशन px as follows for subsets a comma b. Given relation is क्या है, a comma b in px comma a is related with b if, यानी कि implies and implied a is a subset of b। तो ये है आपका रिलेशन, समझ में आया। आर इक्विवेलेंस है या नहीं चेक कर। ठीक है, अभी आपको ये अच्छे से पढ़ाया होगा कि हर सेट जो है वो खुद का सबसेट तो होता ही है, होता ही नहीं होता है। हर सेट जो है वो खुद का सबसेट तो होता ही है ना, वो पक्का है। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा, पता ही चल रहा है। ठीक बात है, समझ में आ रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, देख के बिल्कुल घबराना नहीं है, जस्टिफाई करना है मतलब प्रूफ करना है, जो भी है। तो हर सबसेट खुद का सबसेट होता है, तो a कोमा a बिलोंग्स टू रिलेशन तो होगा, a आर a तो होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी अगर मैं मानता हूं कि a आर b इज ट्रू, दैट इज a इज अ सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट है तो क्या b a का सबसेट होगा, ऐसा कोई जरूरी है? नहीं। ये कब होगा, जब a इज इक्वल टू b है, क्योंकि आपको पता है कि a सबसेट ऑफ b और b सबसेट ऑफ a होने से a बराबर b होता है। अगर ये दोनों कंडीशन को मैं ट्रू मान लेता हूं तो हमें ये मिल जाएगा, बट इससे आप डायरेक्टली ये कमेंट नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा। तो ये इसका तो कोई मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो अपन बोल सकते हैं कि a सबसेट ऑफ b अगर है तो इट डज नॉट इंप्लाई b सबसेट ऑफ a। मतलब क्या कि a रिलेटेड विद b इंप्लाई नहीं करता है कि b रिलेटेड विद a है। समझ में आ रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरे वाले का अगर मैं बात करूं तो तीसरे वाले में क्या है कि a आर b अगर मान लेते और b आर c अगर मान लेते तो क्या a आर c मिल रहा है। तो a इज अ सबसेट ऑफ b अगर है और b इज अ सबसेट ऑफ c अगर है, तो आपको ये अच्छे से पता है ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो a जो होगा वो c का सबसेट होगा ही होगा। ठीक है ना, तो अगर a c का सबसेट है तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि a इज रिलेटेड विद b एंड b इज रिलेटेड विद a इंप्लाइज a इज आल्सो रिलेटेड विद C। समझ में आ रहा है, जो कि एक ट्रांजिटिव रिलेशन का पहचान है। तो ये क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिलेशन जो हो गया वो क्या हो गया, सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, बट ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। अगर ये सिमेट्रिक नहीं हुआ तो इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बोल सकते। ठीक है ना, बोला है ना कि जस्टिफाई करना इक्विवेलेंस है या नहीं, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। देखो ये आपके एग्जाम में आ भी चुका है। मैथ्स का पेपर ना 2019 से पहले मैं सबसे डिफिकल्ट लिखा था 2014 में। ठीक है, अगर बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बात करूं एनसीईआरटी के सारे गंदे गंदे क्वेश्चन, वाकई तो एकदम फालतू था, बट अगर मैं एनसीईआरटी के सारे गंदे गंदे क्वेश्चन का सेट बनाऊं तो वो 2014 में दिख रहा था, और उसमें ये क्वेश्चन आया था जहां पे कोई और नहीं था। ठीक है, 4 मार्क का क्वेश्चन आया था, हमेशा और दिया जाता है बट उसमें कोई और नहीं दिया था, मतलब वो चाहते थे कि बच्चे ये करें और इसमें फंसे। ठीक है, और फंसे भी थे, बहुत बच्चे फंसे थे। ठीक है, इसीलिए तो अब अगर क्वेश्चन अगर बनाना है तो क्या किसी अनाप शनाप किताब को पकड़ के क्वेश्चन बनाना जरूरी है क्या भाई? एनसीईआरटी मोर देन इनफ है, वहां से अगर सारे गंदे क्वेश्चन है वो अगर उठा करके सेट बना देते तो ऐसे बच्चे हलाल हो जाएंगे। ठीक है ना, और कुछ करने का आपको जरूरत नहीं। ठीक है, तो खैर आप ये सारे क्वेश्चन जो भी आपकी शीट में गंदे गंदे क्वेश्चंस थे वो मैंने करके देने का या फिर समझाने का थोड़ा बहुत आपको प्रयास किया। पता नहीं आपको समझ आया ही नहीं, अगर आप ध्यान से सुनते हैं मेरी बातें तो प्रॉपर्ली समझे होंगे। बाकी अभी आपका काम है कि पूरा शीट जो है उसको आपको कंप्लीट करना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को जरूर पूछे या फिर मेरे से शेयर करें। ठीक है, और डाउट पूछे, आपको टाइम वाइम दिया गया है, आप अच्छे से जानते हो, पूछिए। ये आज रिलेशन का लगभग अगर आपका ज्यादा डाउट आया तभी जाकर के लेक्चर 3 बनेगा, अदरवाइज तो वो आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो मेरे को लगता नहीं कि इस चैप्टर में ज़्यादा डाउट आएगा क्योंकि सारे सिंपल चैप्टर है। ठीक है, लिखना विखना थोड़ा सा आना चाहिए अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से अगर देखें तो, और वो आप करेंगे उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आप फ्राइडे शाम तक इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद रात को आपको सॉल्यूशन सेट भी मिलेगा। ठीक है, तो उस प्रकार से आप काम को कीजिएगा और ऑनेस्टली कीजिएगा। ठीक है ना, मैं अभी आपका साथ में नहीं हूँ तो आपको पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट जितना मैं बोल रहा हूँ तो ऑनेस्टली अगर काम करने की कोशिश करते हैं आपका जिंदगी भी सुधरेगा और बाकी साथ साथ बहुत बच्चे आपसे भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो इस चीज के साथ साथ आज का जो लेक्चर है वो हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। जितने क्वेश्चंस मेरे को करा के देने का मन था मैंने करा के दे दिया। 8-9 क्वेश्चन किया आज, और वो सारे क्वेश्चन किए जो एक बेसिक स्टार्टिंग होता है। ठीक है ना, बेसिक नहीं, लगभग मान लो 50% जो क्वेश्चन है वो मैंने करके दे दिया, और जो 50% तो नहीं, 10 क्वेश्चन तो नहीं, बट हाँ वो सेट ऑफ डिफिकल्ट जो 80% क्वेश्चन है उधर में से जितने भी मतलब 100% डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर मानते हैं तो उधर से 80% क्वेश्चन मैं करके देने का प्रयास किया जहाँ पे बच्चे शायद फंसते। तो उस क्वेश्चन के साथ साथ हम समझा भी थी कि रिलेशन का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आप इस सारी चीज़ों को देख के प्रॉपरली अच्छे से वीडियो को देखने के बाद अपना होमवर्क जो है उसको पूरा कीजिए, और जो जो डाउट है वो मुझे बताइए। अगर ज़्यादा डाउट है तो लेक्चर 3 बनाएंगे, अदरवाइज तो टेलीग्राम के थ्रू भी आपको समझा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्म वगैरह कर लीजिएगा अगर डाउट होता है, और उसके बाद अच्छे से आप तैयार हो जाए। फ्राइडे से आपका ITF जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, और वो पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ठीक है, एक बार, क्योंकि वो अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे ना इस वीडियो से, ठीक है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ITF कभी भी आपको दर्द नहीं दे सकता। काफ़ी डेप्थ वाला चैप्टर है, इसीलिए पढ़ाने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये सब में इतना डीप जाने का कुछ भी नहीं है, बट ITF जो उसमें इतना डीप जाने का चीज़ है कि इतना डीप जा सकते हैं कि आप बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, अगर आप उस लिहाज से फंक्शन को समझे होंगे तो। ठीक है, तो तैयार रहिए ITF के लिए, और ITF से आपको रेगुलर एक लेक्चर मिलता जाएगा, तो उस लिहाज से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना, यानी कि हर दिन 1-1 घंटे का लेक्चर मिलेगा, उसके बाद आपको प्रॉपर्ली होमवर्क मिलेगा, तो उस लिहाज से आपको ITF पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ITF के लिए आप तैयार रखिए, और रिलेशन फंक्शन जो भी बाकी है वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। अलविदा।